हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला। दिस इज़ परमीत, योर इंग्लिश टीचर। अब तो आपकी डेट बहुत पास आ गई है एमयू की, तो अब तो तैयारी बिल्कुल ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। तो उसी तैयारी के साथ अब हम आपके लिए ले आए हैं 30 मोर MCQs क्वेश्चन, जिसमें जो हमारे MCQs हैं वो 3 टॉपिक पे बेस्ड हैं, जो कि बहुत ही टफ टॉपिक कंसीडर किए जाते हैं इन इंग्लिश ग्रामर। फर्स्ट वन इज़ एक्टिव पैसिव वॉइस, देन इज़ डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और उसके बाद आते हैं सबसे टफ वाले, जिसमें हमें बताना होता है सिनोनिम और एंटोनिम। क्योंकि हमारी वोकैब इतनी अच्छी नहीं है, हम डेली लाइफ में इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स का यूज़ नहीं करते हैं, तो हमें कई बार वर्ड्स का मीनिंग नहीं पता होता है, जो कि हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो होपफुली मैं आपके लिए एक ऐसे कुछ अच्छे वर्ड्स लेके आई होंगी जिसका सिनोनिम आपको बताना होगा, जिसका एंटोनिम आपको बताना होगा। तो ये इससे आपकी वोकैब बढ़ेगी, और इससे हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन इसमें से भी आ जाए, क्योंकि ये सारे थोड़े ऐसे वर्ड हैं जो हम डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते, बट वी शुड नो देम। ठीक है, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या मीन करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें हमारे टॉपिक्स हैं एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एंटोनिम सिनोनिम, और इसमें हमारे मिक्स्ड भी आ सकते हैं MCQs। ठीक है, मैंने वैसे तो डिवाइड किया है पार्ट वाइज, बट हो सकता है कि इसमें मिक्स्ड MCQs भी हो। ओके, तो अब हम इसको ट्राई करेंगे, और मेरे सॉल्व करने से पहले अगर आपने खुद से उसको सॉल्व कर लिया, आपने खुद से उसको ट्राई किया, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि यू आर प्रिपेयर्ड, राइट। और अगर आप उसको खुद से ट्राई कर रहे हो, अगर गलत भी हो गया तो भी बहुत अच्छी बात है कि इवन इफ़ यू आर ट्राइंग, राइट। तो ट्राई करते रहो, सॉल्व करते रहो। गलत होगा तो बताने के लिए हम हैं, और अगर सही होगा तो वेरी गुड है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो तैयारी को और अच्छा करने के लिए यहीं से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। ओके गाइज, सो लेट्स बिगिन आवर वीडियो। अब हमारा पहला क्वेश्चन, अराउंड 30 क्वेश्चंस होंगे इसमें, राइट। अब पहला क्वेश्चन है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस का। अब इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारा MCQ है वो एक्टिव वॉइस में गिवन होगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस, राइट। तो अब इसका पहले एक्टिव वॉइस समझते हैं। पीपल बिलीव डैट ही इज़ ऑनेस्ट। पीपल ये बिलीव करते हैं कि वो ऑनेस्ट है। ओके, तो अब हमें क्या करना होता है एक्टिव वॉइस में। अगर हम एक्टिव वॉइस के रूल की बात करें, फॉर इंस्टेंस अगर हम एक्टिव वॉइस के रूल की बात करें, तो उसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट को लिखना होता है, देन हमारी वर्ब आती है, ठीक है, उसके बाद हमारा बाय आता है, और फिर हमारा लास्ट में सब्जेक्ट आता है, राइट। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट क्या माना जाएगा, ही इज़ ऑनेस्ट, यानी कि ऑनेस्टी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना। अब ये सिंपल वाला पैसिव वॉइस नहीं है जो हम नॉर्मली करते थे ना, ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर दिया, सब्जेक्ट को इधर शिफ्ट कर दिया, बीच में बाय लगा दिया, तो ये वो चीज़ नहीं है। ये थोड़ा क्रिटिकल लेवल के क्वेश्चन है, इसको समझना है हमें, राइट। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब जैसे कि हमें दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑनेस्ट है, यानी कि जो ऑनेस्ट वाली बात है वो हमारी स्टार्टिंग में कही जानी चाहिए इन द केस ऑफ पैसिव वॉइस। ओके, तो अब ही इज़ बिलीव्ड है ना। अब ये हमने बिलीव्ड बीच में क्यों लगाया, क्योंकि ये वर्ब आ रही है, राइट। तो अब यहाँ पर ही इज अपना ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हमारी वर्ब आ गई। इज इट ओके, तो ही इज बिलीव्ड, उसके बाद अब यहाँ पर ही इज बिलीव्ड। तो ये दोनों ऑप्शंस तो हमारे गलत हो गए, क्योंकि ये ही इज बिलीव्ड से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। अब इन दोनों ऑप्शंस में देखते हैं, ही इज बिलीव्ड दैट ही इज ऑनेस्ट और ही इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। तो जब ऐसे केसेस का यूज होता है तो इनमें हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन्फिनेटिव इज़ अ काइंड ऑफ वर्ब जिसमें हम वर्ब से पहले टू बी लगाते हैं, राइट। तो ये मैंने पढ़ा रखा है, जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो है उसमें जब हमने वर्ब पढ़ा था तो उसमें मैंने इन्फिनेटिव के बारे में बताया था। तो जब भी कोई ऐसा केस आए जिसमें आप डायरेक्टली उस चीज़ को कन्वर्ट नहीं कर पाओ, या बाय ना लगा पाओ, या आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं हो रहा, तो उस केस में आप ध्यान रखिएगा कि हम इन्फिनेटिव का यूज़ करते हैं बाय यूजिंग टू बी, राइट। तो अब हमने क्या किया, ही इज लिख दिया एज अ ऑब्जेक्ट, उसके बाद बिलीव्ड लिख दिया, टू बी और ऑनेस्ट। अब यहाँ पर आप कहोगे कि बाय पीपल नहीं है, राइट। इन केस अगर यहाँ बाय पीपल लिखा होता तो भी ठीक था, बट ऐसे केसेस में कई बार हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल हमारा पास कंसीडरेशन होता है किसी चीज़ का, या किसी चीज़ का सजेशन होता है नॉर्मल, तो हम उसमें जो हमारा सब्जेक्ट है उसको इग्नोर भी कर देते हैं। इज इट ओके, तो यहाँ पर अगर बाय पीपल नहीं लिखा है तो भी ये हमारा करेक्ट माना जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ही इज बिलीव्ड टू बी ऑनेस्ट। आई होप आपको ये वाला MCQ क्लियर होगा, विच इज बेस्ड ऑन एक्टिव पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, हु रोट दिस लेटर। अब आ गया हमारा इंटेरोगेटिव वाला। अब इंटेरोगेटिव में एक रूल ध्यान रखिएगा, अगर इंटेरोगेटिव है और स्टार्टिंग में हु लगा है, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो स्टार्टिंग हमारी हमेशा बाय होम से होगी, राइट। तो अब बाय होम से स्टार्टिंग है, तो जिसमें बाय होम नहीं है उस ऑप्शंस को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो इसमें भी बाय होम नहीं है और इसमें बाय होम नहीं है।
ओके अब देखते हैं इन दोनों ऑप्शंस में से, बाय whom was this letter written and by whom this letter was written। अब यहाँ पर चक्कर पड़ रहा है was का, तो आपको ये प्लेसिंग ध्यान से आनी चाहिए कि जो हेल्पिंग वर्ब है was वो कहाँ पर प्लेस होना चाहिए, राइट। तो अब हम बात करते हैं इस चीज़ की, तो बाय whom हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, और जब इंटेरोगेटिव होगा तो बाय whom के बाद हमारी हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगी, राइट। तो इस केस के अकॉर्डिंग, राइट, इस रूल के अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, बाय whom was this letter written। अब यहाँ पर ये करेक्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो बाय whom के बाद यूज नहीं हो रही है, इट इज़ यूज आफ्टर द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ रॉन्ग। इज इट ओके। तो इंटेरोगेटिव के केस में जो हमारा क्वेश्चन वर्ड होगा उसके बाद ही हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होगा, एंड दैट विल बी आवर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, दे मेड हिम द कैप्टन। तो अब इस केस में क्या करना है, अब जो नॉर्मल अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो हम क्या कहेंगे, द कैप्टन वॉज मेड बाय देम, है ना। अब हिम कहाँ गया, अब हिम भी तो आना चाहिए ना। अब यहाँ गड़बड़ हो गई कि इसमें दो चीज़ें आ गई। अब जो हमने फर्स्ट वाला एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ा था उसमें भी ये था ना, ही इज़ ऑनेस्ट, राइट, तो हमने उसको स्टार्टिंग में लिया था ही को, राइट। तो अब हिम है तो हम हिम जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है उसको हम स्टार्टिंग में लेंगे, तो ही, ओके। अब ये ऑप्शन नहीं आ सकता क्योंकि इसमें ही का कोई मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, ही वॉज मेड कैप्टन, ही वॉज मेड द कैप्टन, ही मेड कैप्टन, ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रही है, थर्ड वन, राइट। अब इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब भी सही प्लेस पर यूज़ हो रही है। अब हमें चेक क्या करना है कि यहाँ पर सिर्फ कैप्टन लिखा है या फिर द कैप्टन लिखा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में द कैप्टन है तो इसमें सिर्फ द का चेंज है, बाकी सब ठीक है इसमें, राइट। तो हमें क्वेश्चन को भी ध्यान से देखना होगा इफ़ यू वॉन्ट टू करेक्ट योर आंसर। इज इट ओके। तो यहाँ पर कैप्टन नहीं था, द कैप्टन था, इसलिए हमने बी वाला ऑप्शन करेक्ट किया, बिकॉज ए वाले ऑप्शन में द मिसिंग है जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। तो जब वो क्वेश्चन में मेंशन है तो हम उसको अपने आंसर में मिसिंग नहीं रख सकते हैं, वी हैव टू मेंशन दैट। चलिए नेक्स्ट, रिपोर्टेड स्पीच आ गया, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आ गया। ही सैड आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहाँ पर एक रूल हमने पढ़ा था कि ही सैड के बाद डैट लगता है, लेकिन अगर हम इन ऑप्शंस में गौर करें तो यहाँ पर किसी में भी डैट नहीं है। तो इससे एक रूल हमें क्लियर हो गया कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें डैट इज़ नॉट द नेसेसिटी, ठीक है। अगर डैट नहीं भी यूज़ है तो हम बिना डैट के भी रूल्स को देख सकते हैं और उसके हिसाब से करेक्ट ऑप्शन को ठीक लगा सकते हैं। इज इट ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, ही सैड आ गया। अब ही सैड सब में है, बस इसमें ही सेज है, तो सैड का सेज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। जब सैड है तो वो सैड का सैड ही रहेगा, सो दिस इज रॉन्ग। अब आगे देखते हैं, ही सैड। अब यहाँ पर इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो सैड की बात हो रही है, यानी कि वो पास्ट में जाएगा, यानी कि जो भी यहाँ पर टेंस यूज हो रहा होगा वो पास्ट में जाना चाहिए। बट इन्होंने यहाँ पर तो सैड में लिख दिया, लेकिन यहाँ पर गोज रहने दिया, यानी कि सिंपल प्रेजेंट में रहने दिया। ओके, तो ये भी हमारा गलत हो गया। अब आती है इन दोनों की बात। अब इसमें हमें क्या चेक करना है कि ये वाला सेंटेंस पास्ट में जाएगा या प्रेजेंट में। तो जब यहाँ पर सैड है तो वी हैव टू चेंज आवर सेंटेंस इनटू पास्ट टेंस। ओके, तो यहाँ पर ही इज गोइंग आना चाहिए, ही वॉज गोइंग। ऑब्वियसली वी हैव टू यूज ही वॉज गोइंग बिकॉज इसमें सैड यूज है, और अगर सैड यूज है तो हमारा जो सेंटेंस है, जो मेन सेंटेंस है जिसको हमें कन्वर्ट करना है, वो पास्ट में ही जाएगा। तो दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन, ही सैड ही वॉज गोइंग टू स्कूल। चलिए, अब ये ऑर्डर वाले आ गए। अब ऑर्डर वाले में क्या करते हैं, या तो आप ऑर्डर्ड वर्ड का यूज़ करो, जैसे सैड टू है ना, तो सैड टू की जगह ऑर्डर कर दो या सैड की जगह ऑर्डर कर दो। अगर इन केस ऑर्डर नहीं है तो आप उसमें टोल्ड भी कर सकते हो, और अगर सिर्फ सैड है तो उसमें सैड भी रहने दे सकते हो। ओके, अब इसमें एक और चीज़ सीखो। अब यहाँ पर अगर हम एक चीज़ को ध्यान से सोचें कि अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो वो किसी पर्सन को ही दे रहे होंगे। ओके, तो अब यहाँ पर जब ऑर्डर है तो यहाँ पर वो ऑर्डर किसको दिया जा रहा है, वो पर्सन मेंशन नहीं है, वो पर्सन मेंशन नहीं है, यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि इनमें से वो वाले ऑप्शन को सर्च करिए जिसमें जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दिया जा रहा हो या फिर ग्रुप ऑफ पर्सनस को। ओके, तो अब यहाँ पर शी सैड टू ओपन द डोर। अब यहाँ पर ये ठीक होता, लेकिन अगर इसमें कोई पर्सन होता, क्योंकि हम किसी पर्सन को तो ऑर्डर दे सकते हैं, अगर कोई पर्सन होता, हिम होता, ठीक है, हर होता, कुछ भी होता, तो हम इसको करेक्ट मान लेते हैं। बट यहाँ पर पर्सन मिसिंग है तो ये रॉन्ग हो गया। और यहाँ पर तो टोल्ड आ गया, तो टोल्ड तो हम सैड टू के केस में यूज़ करते हैं, और यहाँ पर सैड टू है ही नहीं, बट फिर भी ऑप्शन में टोल्ड है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट,
शी टोल्ड मी टू ओपन द डोर, तो यहाँ पर भी मी वाली बात तो सही आ गई, बट फिर टोल्ड आ गया, क्योंकि सेड टू की जगह टोल्ड आता है, लेकिन यहाँ पर सेड टू नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा शी सैड मी टू ओपन द डोर। चलिए, रिपोर्टेड स्पीच, ही सैड वेयर आर यू गोइंग। अब अच्छा, मैंने क्वेश्चन वाले पिछली वीडियो में बताए थे, जो हमने पहले टॉप 30 वाले PYQs किए थे, उसमें मैंने क्वेश्चन वाले वर्ड्स के बारे में बताया था कि अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट स्पीच क्वेश्चन वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, अगर WH वाले वर्ड हैं तो उसमें डैट इफ वेदर कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल WH से उसको स्टार्ट कर देना है, राइट। अब यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये वेयर जो है ये WH वाला वर्ड है, ठीक है। सैड की जगह आस्क्ड कर दिया, चारों में आस्क्ड है, ओके। उसके बाद वेयर आई वॉज गोइंग होगा या वेयर वॉज आई गोइंग, तो इस केस में क्या हो जाएगा, वेयर आई वॉज गोइंग, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद लगती है, ओके। और अगर इन केस अगर मैं इस वॉज को पहले कर दूं और इसको आगे कर दूं तो ये क्वेश्चन बन जाएगा, बट हमें क्वेश्चन नहीं बनाना होता है। चूज द सिनोनिम ऑफ ऑब्सोलेट। अब ऑब्सोलेट का क्या मतलब होता है कि जो बहुत पुराना हो चुका है, जो आजकल फैशन में नहीं है, जो आजकल यूज में नहीं है, राइट, उसको हम कहते हैं ऑब्सोलेट, राइट। तो अब इसका हमें सिनोनिम ढूंढना है, यानी कि सेम मीनिंग। तो इसमें क्या हो सकता है, देखो मॉडर्न जो है वो तो पुराना नहीं हो चुका है, राइट, तो ये भी नहीं होगा, यूजफुल भी नहीं होगा, एक्टिव भी नहीं होगा। आउटडेटेड, यानी कि जो चीज़ आउटडेटेड हो चुकी है, जो कि चीज़ मतलब अभी इतनी ज़्यादा यूज़ में नहीं आती, लोग उसको यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं, वो फैशन में नहीं रहा है, वो कहलाएगा हमारा ऑब्सोलेट और आउटडेटेड। नेक्स्ट, चूज द सिनोनिम ऑफ एफिमेरल, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जो चीज़ कोई बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, है ना, बहुत लंबे टाइम के लिए ना हो, और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कोई चीज़ है, तो वो हमारी एफिमेरल कहलाएगी। तो इसमें देखिए, सेम काइंड के ऑप्शंस को डिलीट कर दो, हटा दो। परमानेंट, स्ट्रॉन्ग और इम्पॉर्टेंट, इसका कोई भी इससे मेल नहीं है, राइट। अगर हम बात करें एफिमेरल की, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो बहुत स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम या शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हो रहा हो, तो करेक्ट ऑप्शन इज शॉर्ट लिव्ड। चूज द एंटोनिम ऑफ विविड। विविड का मतलब होता है कि बहुत सारे ब्राइट कलर्स, बहुत सारे कलर्स, कलरफुल, राइट। अब हमें इसका एंटोनिम बताना है, यानी कि इसका अपोजिट बताना है। तो ब्राइट नहीं होगा, क्लियर और कलरफुल, ये तीनों का मीनिंग एकदम मतलब उससे कनेक्ट कर रहा है, बट हमें इसका अपोजिट देखना है, तो विविड का अपोजिट हो जाएगा डल। चूज द सिनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है बड़ा अच्छा इंसान, ठीक है, गुड पर्सन, डैट कैन बी ऑनेस्ट, हु कैन बी ऑनेस्ट, और उसके बाद कोई भी अच्छी क्वालिटी, वो सारी कैंडिड पर्सन में आती है ना। तो यहाँ पर अब देखेंगे कि कैंडिड का सेम मीनिंग क्या हो सकता है। साइलेंट और वीक तो नहीं होगा, और केयरफुल भी नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑनेस्ट। चूज द एंटोनिम ऑफ स्कार्स। स्कार्स का मतलब होता है वो चीज़ जो बहुत ही पाई नहीं जाती है, बहुत ही लिमिटेड हो चुकी है, जो कि आसानी से आप उसको नहीं गेट कर सकते हो, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम में सिलेंडर की बात कर लें, ठीक है, तो वो हम इजीली उसको नहीं पा सकते हैं, ओके। तो इसका मुझे उल्टा बताना है। देखो, इसका अगर सेम मीनिंग देखें तो रेयर हो जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा और स्मॉल हो जाएगा, लेकिन एब्यूंडेंट का मतलब होता है इन अ लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर स्कार्स का जो अपोजिट हो जाएगा वो हो जाएगा एब्यूंडेंट। चूज द सिनोनिम ऑफ एडेप्ट। एडेप्ट का मतलब होता है जो किसी भी चीज़ में वेरी स्किल्ड हो, जिसको कोई टैलेंट आता हो, जो कि स्किल वर्क कर सकता है, राइट। तो उसका हमें सिनोनिम बताना है, तो एडेप्ट का सिनोनिम हो जाएगा स्किल्ड। चूज द एंटोनिम ऑफ हॉस्टाइल। अच्छा, अब हॉस्टाइल का क्या मतलब है। हॉस्टाइल का मतलब है बहुत ही रूड बिहेवियर, बहुत ही बुरा बिहेवियर, या फिर बहुत ही अनफ्रेंडली बिहेवियर, ओके। तो हमें इसका उल्टा बताना है। तो एंग्री, वायलेंट और रूड एक तरह से सेम है, अगर हम देखें इनको ध्यान से। अगर सपोज करो कि आपको हॉस्टाइल का मतलब नहीं भी पता, तो हमने ये देखा कि तीन ऑप्शन जो कि थोड़े मिलते जुलते लग रहे हैं हमें, एंग्री, वायलेंट और रूड, ये तीनों ऑप्शन आपस में मिलते जुलते हैं, तो जो डिफरेंट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फ्रेंडली। तो हॉस्टाइल का अपोजिट क्या होगा, फ्रेंडली। चूज द सिनोनिम ऑफ रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब है कि जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, बट किसी वजह से हम उस काम को नहीं करना चाह रहे, या फिर हम उस काम को नहीं कर सकते, ओके, या फिर हमारा मन नहीं है, या फिर हम करना नहीं चाहते, तो वो तो रिलक्टेंट बिहेवियर शो करना, यानी कि मैं इस काम को नहीं करूँगा, है ना। तो इसका हमें सेम मीनिंग निकालना है। तो इसका साफ साफ दिख रहा है कि अनविलिंग,
कि जो पर्सन किसी काम को लेके अनविलिंग हो तो उसके लिए हम रिलक्टेंट का यूज़ करते हैं। चूज द एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट तो सबको पता होगा, इजी है, जिसके आप आर पार आसानी से देख सकते हो। तो इसका मुझे अपोजिट बताना है। तो क्लियर, ऑनेस्ट और विजिबल, ये सब ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं। अब ऑनेस्ट कैसे ट्रांसपेरेंट? क्योंकि ऑनेस्टी एक ट्रांसपेरेंसी है। अगर हम ऑनेस्ट हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने जो भी थॉट्स हैं, जो भी बातें हैं, वो ऑनेस्टली किसी के सामने पुट ऑन कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही ट्रांसपेरेंट बिहेवियर कहलाता है, राइट। तो इसका अगर हमें अपोजिट देखना है तो वो क्या हो जाएगा? ओपेक। चलो, चूज द सिनोनिम ऑफ एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब जब हम किसी चीज़ को लेकर बहुत ही मतलब डाउट में होते हैं कि हमें ये वाला काम करना चाहिए, ये वाला काम। फॉर एग्जांपल, अगर लड़कियां जाए ड्रेसेस खरीदने, तो वहाँ दुकान पर 4-5 ड्रेसेस पसंद आ गई, अब चारों पांचों नहीं ले सकते, अब दे आर इन डाउट कि हम कौन सी वाली ड्रेस बाय करें, राइट। तो उस टाइम पे ये क्या हो जाती है? एम्बिगियस हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? डाउटफुल। नेक्स्ट, चूज द एंटोनिम ऑफ रिजिड। रिजिड का मतलब तो आपको पता होगा कि बहुत ही एक तो अगर हम फिजिकल फॉर्म में देखें तो रिजिड मतलब बहुत ठोस। अब अगर हम ह्यूमन वाली उसमें देखें कैटेगरी में, तो रिजिड का मतलब होता है जो बहुत पत्थर दिल होता है, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात से, इस तरह से। तो रिजिड का मतलब हो गया स्ट्रिक्ट हो सकता है, हार्ड हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो इसका अपोजिट क्या होना चाहिए? फ्लेक्सिबल। ओके। शी सैड आई डू नॉट लाइक कॉफ़ी। अब ये डायरेक्ट स्पीच का आ गया, अब हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। शी सैड, अब इसमें डैट नहीं है तो डैट को लेके परेशान मत होना, अगर डैट नहीं भी है तो भी चलता है। शी सैड, अब यहाँ पर सेज वाला ऑप्शन तो बिल्कुल कट कर लो, क्योंकि अगर सैड है क्वेश्चन में तो सेज आने का तो कोई चांस ही नहीं है। ओके। अब शी सैड, शी डू का क्या होना चाहिए? पास्ट में जाके डिड होना चाहिए, तो शी डिड नॉट लाइक कॉफ़ी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें डू डज कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है और इसमें डज ही हो रहा है। तो आई के साथ डू था तो शी के साथ डज आएगा, बट हमें इसको पास्ट में ले जाना होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हमें इसको पास्ट में ले जाना है तो डू डज की जगह वो किस में चेंज हो जाता है? डिड में हो जाता है। येस और नो क्वेश्चन, जैसे हमने डेरोगेटिव में वेयर वाला क्वेश्चन देखा था अभी, उसी तरह सिमिलरली अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की और उसमें येस नो क्वेश्चन आते हैं, तो हमें इतना पता होना चाहिए कि जो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा शुरू होते हैं और यहाँ पर ही सैड या शी सैड होता है, तो यहाँ पर डैट की जगह हम इफ़ लगाते हैं या फिर वेदर लगाते हैं, राइट। तो पहले तो चेक करो कि इसमें इफ़ वेदर नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही हटा दो, क्योंकि येस नो वाला क्वेश्चन है तो इसमें इफ़ वेदर होना मस्ट है। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे पहले ही हमने एलिमिनेट कर दिया। अब आते हैं हमारी इन दोनों की बात, तो इसमें आ जाएगा ही आस्क्ड इफ आई वाज रेडी या ही सैड। अब जाहिर सी बात है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसमें आस्क्ड आना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट कि ही आस्क्ड इफ आई वाज रेडी। शी सैड वाई आर यू लेट, अब ये WH वाला आ गया। अब इसमें कोई इफ वेदर नहीं है, कोई डैट नहीं है, बड़ा सिंपल सादे, ठीक है। अब इसमें क्या करना है? आस्क्ड करना है सबसे पहले तो सैड वाला हटा दो। ओके, अब आस्क्ड वाले तीनों आ गए, वाई आई वॉज लेट, वाई वॉज आई लेट या वाई एम आई लेट। अब ये तो गलत हो गया, क्योंकि आई वॉज या वॉज आई में से हो सकता है। अब मैंने ये बताया था कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? शी आस्क्ड वाई आई वॉज लेट। कमांड, अब यहाँ पे कमांड दी जा रही है, तो द टीचर सैड क्लोज द डोर, द टीचर सैड टू क्लोज द डोर, द टीचर टोल्ड टू क्लोज द डोर, द टीचर टोल्ड अस टू क्लोज द डोर या सैड अस टू क्लोज। अब देखो, अब मैंने ये वाली चीज़ पहले बताई है कि जब ऑर्डर दिया जा रहा है, कमांड दिया जा रहा है, तो उसमें जो सुनने वाला है, जिसको दिया जा रहा है, वो प्रेजेंट नहीं होगा, बट इन इनडायरेक्ट स्पीच वी हैव टू मेंशन देम, राइट। तो हम उसमें उस सुनने वाले को मेंशन करेंगे जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है, राइट। तो जब हमें उसको मेंशन करना है तो इसमें वो मेंशन नहीं हो रहा है और इसमें मेंशन हो रहा है और इसमें हो रहा है, तो इसको हटा दो। तो जब हम किसी से कोई बात कह रहे हैं यानी कि सैड टू अस, तो सैड टू की जगह क्या होना चाहिए? टोल्ड होना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, द टीचर टोल्ड अस टू क्लोज द डोर। ही सैड प्लीज हेल्प मी, अब यहाँ पर रिक्वेस्टेड मतलब रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज मुझसे मेरी हेल्प कीजिए। तो यहाँ पर हम सैड की जगह या टोल्ड की जगह किस वर्ड का यूज कर सकते हैं? रिक्वेस्टेड का। तो ही रिक्वेस्टेड टू हेल्प हिम। अब यहाँ पर मी भी आ सकता है, ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ठीक है, ये भी हो गया। शी सैड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, अब यहाँ पर लगा है एक्सक्लेमेटरी साइन, यानी कि यहाँ पर एक्सक्लेम किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को व्यक्त किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर
सैड की जगह क्या होना चाहिए, एक्सक्लेम। तो शी एक्सक्लेम दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। तो यहाँ पर और किसी ऑप्शन का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि हमें इतना पता लग गया कि अगर यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी साइन यूज़ हो रहा है तो हम सैड की जगह पर किसका यूज़ कर देंगे, एक्सक्लेम्ड का यूज़ कर देंगे। तो एक ही ऑप्शन में है यहाँ यूज़, और ये हमारा सीधा सीधा ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट। ही सैड यू शुड स्टडी हार्ड। अब यहाँ पर शुड जब यूज़ हुआ है, मॉडल वर्ब में हमने सीखा कि जब शुड यूज़ होता है इसका मतलब हमें कोई सजेशन दे रहा है, राइट। तो अब यहाँ पर सजेशन दे रहा है या एडवाइस दे रहा है, एक ही बात हो गई। तो यहाँ पर चेक कर लो कि कहीं भी सजेशन या एडवाइस वर्ड यूज़ हो रहा है, तो यहाँ भी नहीं यूज़ है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। ही एडवाइज्ड मी टू स्टडी हार्ड। सिंपल, वेरी सिंपल। अगर आपको एक छोटे छोटे रूल्स भी पता है ना कि सैड को अगर एक्सक्लेम करो, एक्सक्लेमेशन मांगो तो एक्सक्लेम्ड में कर देते हैं, एडवाइस या सजेशन दे रहे हो तो सजेस्टेड या एडवाइज्ड कर देते हैं, क्वेश्चन हो तो आस्क्ड कर देते हैं। तो आप इजीली अपने 2 या 3 ऑप्शन आराम से एलिमिनेट कर पाओगे, राइट। और अपना जो बचा हुआ ऑप्शन होगा वो हमारा ठीक हो जाएगा। द ऑफिसर सैड स्टैंड अप। अब ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है या कमांड दे रहा है। तो यहाँ पे या तो कमांडेड आना चाहिए या फिर ऑर्डर्ड आना चाहिए। अब जिसमें कमांडेड या ऑर्डर्ड नहीं है उसको हटा दीजिए यहाँ से, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। अब इसको देख लेते हैं। द ऑफिसर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप या ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम टू स्टैंड अप। अब यहाँ पर किसी पर्सन का होना भी तो ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ऑर्डर दे रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर पर्सन को दे रहे होंगे, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिम टू स्टैंड अप। ही सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब एक और रूल सुन लो कि जब भी हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ का यूज़ होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि जो चीज़ हम चेंज नहीं कर सकते, जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो उसमें हम कभी भी किसी भी टेंस का चेंज नहीं करते हैं। सिंपल उसमें डैट लगाएंगे और द सन राइजेज इन द ईस्ट। ही सैड डैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे रोज़ लग गया, चेंज कर दिया। चेंज हमें करना ही नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं करना, एज इट इज़ रहेगा। राइजिंग हो गया, ओके। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। शी राइट्स अ लेटर। अब इसमें एक्टिव पैसिव आ गया, ये एक्टिव पैसिव का है। अब यहाँ पर हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो आ लेटर स्टार्टिंग में आना चाहिए। आ लेटर स्टार्टिंग में है सबके, ओके। अब ये राइट्स है यानी कि यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यानी कि इज लगना चाहिए, प्रेजेंट है तो अब इज लगा है और इज लगा है, तो इन दोनों को हटा दीजिए, ठीक है। आ लेटर इज रिटन बाय हर या रोट बाय हर, ठीक है। तो ये रिटन आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ लेटर इज रिटन बाय हर। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें भी क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है तो क्रिकेट स्टार्टिंग में आना चाहिए। अब जब आईएनजी लगा होता है यहाँ पर तो उसमें हम बीइंग का यूज़ करते हैं, BEING बीइंग। तो जिसमें बीइंग नहीं है उसे हटा दो, ये वाला नहीं हो सकता। अब क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम या वॉज बीइंग या सिर्फ बीइंग। देखो पास्ट में नहीं जाना, और अगर विदाउट हेल्पिंग होगा तो भी नहीं चल पाएगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। चलो वेरी गुड, सारे क्वेश्चंस हो गए हमारे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक्टिव पैसिव अच्छे से आ गया होगा, और कुछ क्वेश्चन से एंटोनिम सिनोनिम वाले जितने वर्ड्स कराए उतने तो क्लियर हो ही गए होंगे, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई ऐसे ही पर्टिकुलर टॉपिक लेके आएंगे, उसी से रिलेटेड 10 या 12 क्वेश्चंस होंगे, और एंटोनिम सिनोनिम हमारे चलते रहेंगे डेली बेसिस पर, क्योंकि वो तो हम जितने कर लें उतना कम है, क्योंकि अब कहीं से भी कोई भी वर्ड आ सकता है और उसका मीनिंग आ सकता है ना। तो वी शुड हमें ऐसा करना चाहिए कि वो तो हम डेली ही कर लें, डेली 5 वर्ड पढ़ लें, डेली 10 वर्ड पढ़ लें, और अब तो टाइम भी बहुत कम बचा है, 3 और 4 डेज़ है मैक्स, ओके। तो अब इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस आएंगे और PYQs आएंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।